हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम पाराटी फ्रॉम एनपीएस नुयावाड़ी। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक हो। आज का जो अपना टॉपिक है वो हिंदी के अंदर छंद रचना से है। छंद क्या होता है, इसकी रचना किस प्रकार की जाती है, इसकी रचना करते समय किन नियमों का पालना की जाती है, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप बात करेंगे छंद शास्त्र है, इसके जो प्रथम प्रणेता थे या जो जिन्होंने इसको ज्यादा सपोर्ट किया वो कौन थे? तो वो थे आचार्य पिंगल जी। यहाँ ऊपर मैंने लिखा दिया है छंद शास्त्र के जो प्रथम प्रणेता थे वो कौन थे? आचार्य पिंगल जी थे। इन्होंने इस शास्त्र को हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुखता दी थी। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो आचार्य पिंगल जी थे इनकी एक जो प्रमुख रचना थी उस रचना का नाम बताऊंगा। वो रचना थी छंद शास्त्रम। इनकी एकमात्र रचना थी, वो क्या थी? छंद शास्त्रम थी। आचार्य पिंगल जी थे जिन्होंने छंद शास्त्र को हिंदी के अंदर प्रमुखता प्रदान की थी। उनकी एक मात्र जो रचना थी उसका नाम था छंद शास्त्रम। ये जो छंद शास्त्र रचना है या जो आचार्य पिंगल जी के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। परंतु आज का जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो टॉपिक क्या है? वो 10वीं क्लास से है 10वीं क्लास का टॉपिक है। तो 10वीं क्लास के अंदर जो छंद रचना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की, कि जो छंद की परिभाषा होती है या जो छंद की रचना होती है वो किस प्रकार की जाती है। तो छंद की परिभाषा क्या है? जिस रचना में वर्णों का, मात्राओं का, यति, गति, लय, तुक आदि के नियमों की पालना की जाती है वो छंद कहलाते हैं। क्या होता है? जिस रचना के अंदर वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक आदि के नियमों की पालना की जाती है उस रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। देखो, छंद के अंदर जो वर्ण होते हैं, वर्ण क्या होता है? जैसे मान लो मैं लिख देता हूं ये क लिख दिया। अब इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है? इसमें क प्लस ए। अब ये क्या हो गया? ये क्या है? ये वर्ण है। ये वाली क्या है? ये मात्रा है। इन वर्णों को गिना जाता है, इन मात्राओं को गिना जाता है। यति गति क्या होती है? यति वो होता है जब एक किसी लाइन को आप पढ़ते हैं, किसी पंक्ति को पढ़ते हैं, उस समय एक जो ठहराव आता है थोड़े समय के लिए, उसको यति बोला जाता है। गति जब हम उसको पढ़ते रहते हैं तो उसमें जो लगातार गति बनी रहती है उसी को गति कहा जाता है। तो ये जो सारे जो नियम जिस रचना के अंदर बाध्य होते हैं, इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, या इन नियमों को पालन करते हुए हम जिस रचना का निर्माण करते हैं उस रचना को क्या कहते हैं? उस रचना को छंद कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि छंद के अंग। तो अब बात करेंगे अपन छंद के अंग। अब छंद के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं? वो 8 अंग होते हैं। इन्हीं 8 अंगों से मिलकर एक छंद रचना की जाती है। तो सबसे पहले जो होता है वो चरण होता है। पहला क्या होता है? चरण होता है। दूसरा वर्ण होता है, मात्रा होती है, यति, गति, लय, तुक, गण। ये सारे क्या होते हैं? ये 8 छंद के चरण होते हैं, छंद के जो है अंग होते हैं। तो अब चरण की बात करेंगे। चरण क्या होता है? चरण देखो, जो मैंने यहाँ पर एक छंद रचना की हुई है ये। अब इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ये जो एक पंक्ति है, एक जो रचना है, इस रचना के अंदर जब हम पढ़ेंगे पवन तनय संकट हरण, यहां तक पढ़ेंगे तो यहां तक क्या होगा? ये एक चरण हो जाता है। उसके बाद में मंगल मूर्ति रूप, ये क्या हो जाएगा? ये दूसरा चरण हो जाएगा। राम लखन सीता सहित, ये क्या हो जाएगा? ये तीसरा चरण हो जाएगा। और हृदय बसो सुरभूप, ये क्या हो जाएगा? ये चौथा चरण हो जाएगा। इस प्रकार जो चरण होते हैं वो किसी भी जो छंद रचना होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो छंद रचना होती है उसमें चरणों का खास महत्व होता है। उसके बाद में जो वर्ण होते हैं, वर्ण के बारे में पहले ही बता चुका आपको। जैसे यहाँ पर पवन है। अब पवन के अंदर अगर आप वर्ण गिनेंगे तो वर्ण कैसे गिना जाएगा? इसको पवन को आप वैसे इस प्रकार लिख सकते हैं, प प्लस अ प्लस व प्लस ए प्लस न प्लस ए। ये अपन इनका क्या कर दिया? वर्ण विच्छेद कर दिया। अब वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो इनमें से ये जो है ये क्या है? ये मात्राएं होती है, यानी
स्वर होते हैं, ये जो स्वर होते हैं स्वरों को मात्रा ही बोला जाता है, जो किसी भी वर्ण को बोलने में या किसी व्यंजन को उसको पूर्ण रूप देने में काम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो यहाँ जो बच जाते हैं ये क्या कहलाएंगे, ये वर्ण कहलाएंगे। जब हम वर्णों की गणना करते हैं तो इस प्रकार इनमें गणना की जाती है। अब उसके बाद में जब मात्राओं की बात आती है तो मात्राओं की गणना कहां से की जाएगी, वो ये जो मात्राएं होती है इनकी गणना की जाती है। यानी जो छंद रचना होती है वो सारी गणनाओं का एक खेल होता है, उसमें वर्णों की गिनती की जाती है, उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो यहाँ पर वर्णों को किस प्रकार गिना जाता है, जो मात्रा होती है उनको किस प्रकार गिना जाता है, वो इस प्रकार बताया जाए। जो पहले वाला होता है वो वर्ण कहलाता है, उसको जो बोलने के लिए जो सहयोग करता है वो क्या होती है, वो मात्रा होती है। उसके बाद में ये होता है यति। अब यति क्या होता है, यति जब भी आप कोई पंक्ति पढ़ रहे होते हैं, उस पंक्ति को पढ़ते पढ़ते हमें थोड़े से समय के लिए, बिल्कुल अलग समय के लिए अगर रुकना पड़ जाता है तो उस रुकने के स्थान पर एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन कॉमनली अलग विराम बोलते हैं। तो ये जहां पर अलग विराम लग जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको यति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यति बोला जाता है। ये मात्रा जहां पर ये रुकने का स्थान होता है कि यहाँ पर एक ठहराव है, हल्का सा ठहराव, उस हल्के से ठहराव को क्या बोला जाएगा, उसको यति बोला जाएगा। अब जो गति होती है, गति क्या होता है, गति होती है कि जब अपन किसी भी पंक्ति को पढ़ते हैं, किसी भी रचना को पढ़ते हैं तो हमारे जो मुख से जो निकलने वाली जो आवाज होती है, जो ध्वनि होती है, वो लगातार चलती जाती है, उसको गति बोला जाता है। जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। अब इसको हमने पढ़ा एक गति के अनुसार पढ़ा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको गति बोला जाएगा। अब लय, लय क्या होता है, लय होता है कि किसी भी रचना को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक लय पैदा करनी पड़ती है, उसमें एक जो है रोचकता पैदा करनी पड़ती है। उस रोचकता पैदा करने के लिए, उस लय को पैदा करने के लिए हमें उसको एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। जैसे अब मैं इस पंक्ति को पढ़ूंगा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। इस प्रकार जो हमने इसमें क्या प्रदान किया, इसको एक लय प्रदान की। यानी जब हम किसी पंक्ति को एक अलग तरीके से उसमें रोचकता प्रदान करने के लिए जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो उसमें एक लय पैदा कर देती है, उस चीज को लय बोला जाता है। अब तुक, तुक क्या होता है, तुक होता है कि किसी भी जो चरण होता है, जो पंक्तियां होती है, जो एक रचना की जाती है, उस रचना का जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण को देखें, जब अंतिम आप शब्द को देखते हैं और उस अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण को अगर आप देखेंगे तो वो एक ही आवाज देगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मंगल मूर्ति रूप, रूप में क्या आ रहा है, पै आ रहा है। यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है आखिरी पंक्ति में, हृदय बसो सुर भूप। अब इसमें क्या आ रहा है, यानी इस दोनों पंक्तियों का जो अंत है वो एक ही अक्षर से, एक ही वर्ण से हो रहा है, यानी प से हो रहा है। तो ये क्या करता है इसमें, ये तुकबंदी करता है। किसी भी रचना के अंदर जब उसका अंत है वो एक ही शब्द से होता है, एक ही अक्षर से या एक ही वर्ण से होता है, तो वो उसमें तुक बोला जाता है, उसको एक तुकबंदी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो अपना अंतिम जो पड़ाव है, इसका जो अंग है वो क्या कहलाता है, वो गण कहलाता है। गण का मतलब क्या होता है, गण होता है किसी भी गण के अंदर 3 अक्षर होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। गण में क्या होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। तो अब बात आप गण की करें तो गण होता है ना, ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है छंद का। लेकिन हमारा जो 10th क्लास का जो विषय है या 10th का जो टॉपिक है उसमें गण का ज्यादा महत्व नहीं है। फिर भी मैं आपको गण के बारे में बता देता हूँ कि गण क्या चीज होती है। गण होती है 3 अक्षरों के मेल से बनता है ये गण। किसी भी छंद रचना होती है उसके अंदर जब 3 अक्षरों का मेल होता है तो उसको गण बोला जाता है। उस गण को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। उस नाम को किस प्रकार उसको वो जो नाम दिया है उसकी क्या विशेषता होती है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब गण की पहचान करने का जो एक आसान सा तरीका बनाया मैंने, यमाता राज भान सुलगा, यमाता राज भान सुलगा। इसमें जो ये गण होते कितने हैं, ये 8 होते हैं। अब गण भी 8 होते हैं और जो छंद के अंग होते हैं वो भी 8 होते हैं। अब इन 8 गणों के जो नाम याद करने का जो सरल तरीका है वो ये है, यमाता राज भान सुलगा। यह से क्या हो जाएगा, यह से यगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यगन। मैं से मगन हो जाएगा। तय से तगन हो जाएगा। रह से रगण हो जाएगा।
जय से जगन हो जाएगा, भय से भगन हो जाएगा, न से नगन हो जाएगा और स से सगन हो जाएगा। ये 8 आपके गण हैं। कौन से? यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। अब इनको ये नाम क्यों दिया गया है, इनकी क्या विशेषता है, इनकी पहचान किस प्रकार करेंगे आप? तो इनकी पहचान करने का मैंने आपको एक तरीका बताया कि सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होती है कि किसी भी गण के अंदर 3 अक्षर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम भी 3 ही अक्षर होते हैं। 3 अक्षरों के मेल से बना होता है, यानी 3 वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसको क्या बोला जाता है? उसको गण बोला जाता है। अब बात करेंगे अपन कि इनको किस प्रकार पहचाना जाता है। अब इनके अंदर जो मात्राएं होती है ना, जो 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्णों के शब्द से जो गण बनता है, उनके अंदर जो मात्राएं होती है, उन मात्राओं को 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो होता है लघु मात्रा, एक होता है दीर्घ मात्रा। लघु को आप ह्रस्व मात्रा बोल सकते हो और दीर्घ को आप गुरु मात्रा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जो लघु मात्रा होती है उसको किस प्रकार दर्शाया जाता है? लघु मात्रा को इस खड़ी पाई के हिसाब से दर्शाया जाता है। इस एक खड़ा जो डंडा होता है उससे उसको दर्शाया जाएगा। और जो दीर्घ मात्रा होती है, यानी जो गुरु मात्रा होती है, उसको इस एस के निशान से दर्शाया जाता है। यानी इनकी पहचान ये होती है कि खड़ी जो एक लघु मात्रा, छोटी मात्रा होती है, उसको इस डंडी से गिना जाता है या इस निशान से उसको दर्शाया जाता है, ये इसकी पहचान होती है। जो दीर्घ मात्रा होती है, गुरु मात्रा, जो बड़ी मात्रा होती है, उसको इस एस के निशान से दर्शाया जाता है। अगर ये निशान लगा तो हमें पता है कि मात्रा छोटी है, लघु मात्रा है, और अगर एस का निशान है इसका मतलब क्या है? मात्रा बड़ी है, दीर्घ मात्रा है। तो अब जो यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, ये जो 8 जो गण है, इनके अंदर जो मात्राएं होती है वो किस प्रकार आप पहचानेंगे, उनकी मैं पहचान आपको बता देता हूं। पहले देखेंगे आप यगन। यगन, यगन में क्या है? 3 अक्षर होने चाहिए। तो 3 इनकी मात्राएं कैसे गिनी जाती है? जैसे ये है, ये क्या है? अकेला है, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एक मात्रा से। उसके बाद में मैं की आ की मात्रा लगी, आ की मात्रा यानी दीर्घ मात्रा आ गई, ये वाली आ गई। तो इसको कैसे करेंगे? इस प्रकार करेंगे। तय, तय के फिर आ की मात्रा आई है, मतलब ता बना है, तो इसको दीर्घ मात्रा से गिना जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यगन को कैसे लिखा जाएगा? यगन की पहचान क्या होती है? यगन के जो 3 वर्ण मिले होते हैं, उन वर्णों में जो पहली मात्रा होती है वो छोटी होती है, यानी लघु मात्रा होती है, और उसके बाद के जो 2 वर्ण होते हैं उनके साथ जो मात्रा लगी होती है वो दीर्घ मात्रा लगी होती है। उसके बाद में आप मगन की बात करेंगे तो मगन की पहचान कैसे होती है? अब इसको आपने छोड़ दीजिए, अब आप यहां से शुरू करेंगे। यहां से अपने को 3 अक्षर लेने हैं, ठीक है। अब पहला मैं में क्या है? बड़ी मात्रा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। तय के साथ बड़ी मात्रा है तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। रय के साथ बड़ी मात्रा है तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको इस प्रकार। यानी मगन की पहचान क्या होगी? मगन जो शब्द होगा जिसमें 3 वर्ण होंगे, तीनों के साथ जो मात्रा होगी वो क्या होगी? गुरु मात्रा होगी, यानी बड़ी मात्रा होगी। समझ आ गई ना बात? यहां से आप शुरू करेंगे। पहला जो अक्षर है वो छोटी मात्रा के साथ था, इसका मतलब उसको खड़ी डंडी के साथ दर्शाया आपने। आगे बड़ी मात्रा के साथ था तो उनको एस से दिखा दिया। अब उसके बाद में आप बात करेंगे तगड़ की। तगड़ की क्या पहचान है? अब इसको कट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए यहां से। आगे देखिए, तय के आ की मात्रा यानी गुरु मात्रा, रह के आ की मात्रा यानी गुरु मात्रा, और जय लघु मात्रा के साथ इसको खड़ी डंडे के साथ दर्शाया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये तगड़ हो जाएगा। अब बात इसी प्रकार रगड़ की करेंगे तो इसको यहां से छोड़ देंगे। रगड़ में क्या है? आ की मात्रा है रह के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। उसके बाद में जय क्या है? जय लघु मात्रा है। उसके बाद में फिर आगे भय आ गया, भय क्या है? गुरु मात्रा है, तो ये क्या आ गया अपना? ये रगड़ आ गया। अब इसके बाद में आप बात करेंगे जगन की। अब रगड़ हो गया तो रगड़ यहां से इसको छोड़ देंगे। इसके बाद में आप क्या यहां से शुरू करेंगे? यहां से जो 3 अक्षर है वो देखेंगे कौन कौन सी मात्रा लगती है। अब जय के साथ कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है। भय के साथ कौन सी मात्रा है? बड़ी मात्रा है। नय के साथ कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा है। तो इस प्रकार ये अपना क्या हो जाएगा? जगन हो जाएगा। अब भगन की बात करेंगे तो यहां से इसको कट कर देंगे, भगन से शुरू करेंगे। भय की कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी मात्रा लगी है। नय के साथ कौन सी मात्रा होती है? छोटी मात्रा लगी है। सह के साथ भी छोटी की मात्रा लगी थी, ये भी छोटी मात्रा से दर्शाया जाएगा, यानी इसको आप क्या बोलेंगे? भगन बोलेंगे। अब नगन, नगन में क्या है? यहां से इसको छोड़ देंगे, नय से शुरू करेंगे। नय क्या है? छोटी मात्रा से दर्शाया गया है। उसके बाद सह भी छोटी मात्रा से दर्शाया गया है। उसके बाद लय भी छोटी मात्रा से दर्शाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नगन हो जाएगा। उसके बाद फिर सगन। अब ये बच गया सगन। अब यहां से इसको भी छोड़ देंगे। अब 3 अक्षर हमें क्या चाहिए? ये 3 अक्षर चाहिए। तो इसमें क्या है? पहली मात्रा कौन सी है? पहली छोटी मात्रा है। दूसरी कौन सी है? ये भी छोटी है। तीसरी कौन सी है? बड़ी मात्रा यानी गुरु मात्रा आ जाएगी। तो
तो इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। ये इसकी पहचान रहती है गण की, कि जो मगन होते हैं उसके अंदर किस प्रकार आपसे मात्रा पूछी जाती है, मगन में कौन कौन सी मात्रा लगी, तो तीनों अक्षरों में कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा है। मैंने आपको ये जो बना के दिखाया ना, इसमें आप मिला के देख लीजिए, कोई भी गण है एक जैसा नहीं है, सभी के अंदर जो अलग अलग मात्राओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पहले छोटी मात्रा है, फिर दोनों गुरु मात्रा है, यहाँ तीनों गुरु मात्रा है, यहाँ पहले दो गुरु मात्रा है, फिर छोटी मात्रा, यहाँ गुरु मात्रा, लघु मात्रा, फिर गुरु, यहाँ लघु गुरु लघु, यहाँ पर गुरु, उसके बाद दोनों लघु लघु, यहाँ तीनों लघु आ गई, यहाँ पर दोनों पहले लघु और उसके बाद में गुरु। तो इस प्रकार आप जो गण है उसकी पहचान कर सकते हो। ये इसकी आसान ट्रिक है। यहाँ से इसकी देखो, वैसे ये कंफ्यूज करने वाली चीज होती है, इसको आसान याद रखना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप अगर इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। अब आपा ने क्या पढ़ा, छंद की परिभाषा पढ़ी, छंद के प्रणेता कौन थे, उन प्रणेता जो थे आचार्य पिंगल जी, उनकी पहली रचना कौन थी, और पहली और आखिरी उनकी एकमात्र जो रचना थी उसके बारे में आपको बताया, परिभाषा होगी, उसके बाद छंद के अंग हो गए। अब आप पढ़ेंगे कि छंद के भेद कितने हैं। तो अब आप बात करेंगे छंद के प्रकार की। तो छंद के वैसे साधारण तौर पर अगर बात करें तो छंद के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। ये साधारण तौर पर बात करें तो होते हैं। वैसे छंद के 3 प्रकार माने जाते हैं। इनमें इस उभय छंद को काट दिया जाता है। लेकिन अगर आप मुख्य तौर पर बात करेंगे तो जो छंद होते हैं उनके 2 ही प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मैं दोबारा बता देता हूं आपको। अगर साधारण तौर पर बात करेंगे तो छंद के 4 भेद होते हैं, और जो मुख्य तौर पर बात करेंगे तो छंद के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक और वर्णिक छंद। अब अगर आपके 10वीं के पार्ट की बात करें तो 10वीं क्लास के अंदर जो छंद है वो एक ही है, मात्रिक छंद। और अगर वैसे भी बात करें, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात भी करते हैं तो जो महत्वपूर्ण जो छंद रहता है वो मात्रिक छंद ही रहता है। 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इससे ही लिए जाते हैं, मात्रिक छंद से लिए जाते हैं। 1% आप कह सकते हो जिसमें ये मुक्त छंद आ जाते हैं, वर्णिक छंद आ जाते हैं, ये इनमें से क्वेश्चन लिए जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण और जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वो आपका मात्रिक छंद है। और यही आपके 10वीं क्लास का जो है जिस पार्ट के अंदर रखा गया है वो मात्रिक छंद के आधार पर इसको रखा गया है। अब मात्रिक छंद होता क्या है, वर्णिक छंद होता क्या है, उभय छंद होता क्या है, मुक्तक छंद होता क्या है, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बोल के डिस्कस करके जो है बता देता हूं। मात्रिक छंद होते हैं जिस रचना के अंदर मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। जिस रचना के अंदर वर्णों की गणना की जाती है उस रचना को क्या कहा जाता है? उस रचना को वर्णिक छंद कहा जाता है। और जिस रचना के अंदर वर्ण और मात्रा दोनों को गिना जाता है उनको उभय छंद कहा जाता है। और जिस रचना के अंदर या जिस छंद के अंदर इन सभी नियमों की कोई पालना नहीं की जाती, यानी इन सभी के नियमों से जिनको मुक्त रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मुक्त छंद कहा जाता है। तो इस प्रकार के 4 महत्वपूर्ण जो छंद के प्रकार थे वो बताए गए। उनमें से जो आपकी 10वीं क्लास का जो टॉपिक है वो मात्रिक छंद पर रहेगा। अब मैं मात्रिक छंद के बारे में बात करता हूं। मात्रिक छंद, अब मात्रिक छंद में क्या होती है? इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। अब मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है मैं आपको पहले वो चीज बताऊंगा, उसके बाद में आप मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। मात्रिक छंद होता क्या है, इसकी परिभाषा है, इसके जो भेद है वो आप आगे करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मात्रिक छंद जो है मात्राओं के द्वारा इसको रचा जाता है। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है और मात्राओं की गणना करने के जो नियम है वो किस प्रकार है, मैं उन नियमों के बारे में आपको बताऊंगा। तो अब जो मात्रा गिनने के जो नियम है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मात्रा कितने प्रकार की होती है। मात्रा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। अब दीर्घ मात्रा को गुरु मात्रा भी बोला जाता है और ह्रस्व मात्रा को लघु मात्रा भी बोला जाता है। इनको एक इस खड़ी पाई के हिसाब से इसको दर्शाया जाता है। इसके इस डंडे के इशारे से इसको दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि ये निशान है जो लघु मात्रा या ह्रस्व मात्रा का है। अब ह्रस्व मात्रा या लघु मात्रा कौन कौन से वर्णों के अंदर पाई जाती है? जिसमें देखिए अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, रि हो गया, या फिर कोई अनुनासिक, अनुनासिक मतलब जो चंद्र बिंदु वाले कोई भी अक्षर होते हैं उनको भी किस मात्रा में गिना जाता है? लघु मात्रा में। जैसे हंसना लिखा हुआ है आपने, अब हंसना में क्या है के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये चंद्र बिंदु वाला इसको किस मात्रा में गिना जाए अक्षर को? इसको भी लघु मात्रा में गिना जाए। यानी एक डंडी के साथ, एक खड़ी पाई के
इशारे से इसको दर्शाया जाता है। तो ये जो ह्रस्व मात्रा होती है उसको इन अक्षरों के माध्यम से इस प्रकार गिना जाता है, और जो लघु मात्रा या गुरु मात्रा या जो दीर्घ मात्रा होती है उसको इस एस के निशान से दर्शाया जाता है। इसमें कौन से आते हैं? आ गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, या फिर कोई भी अनुस्वार यानी जिस पर बिंदु लगा होता है, चंद्र बिंदु नहीं, केवल सिंगल बिंदु लगा होता है। जैसे बंदर लिखा है, अब बंदर में जो ब है इसको एस से दर्शाया जाएगा, यानी इसको 2 मात्रा से दिखा जाएगा। उसके बाद में द में 1 मात्रा है और र में 1 मात्रा है, यानी इसमें अगर बंदर में पूछा जाए कितनी मात्रा, टोटल कितनी हो जाएगी? इसमें 4 मात्रा है। अगर इस हंसना में बात की जाए तो हंसना में है के ऊपर चंद्र बिंदु, इसको भी 1 मात्रा में गिना जाता है। स ये सिंगल है तो इसको भी 1 मात्रा में, न के साथ आ की मात्रा लगी यानी इसको डबल में गिना जाए तो ये भी 4 मात्राएं होती है। इस प्रकार इन मात्राओं को गिना जाता है। इसके अलावा अगर कोई संयुक्त वर्ण आ जाता, संयुक्त वर्ण होता है, उसके पहले वाला अगर लघु है तो भी उसको डबल में गिना जाता है। जैसे मैं यहां लिखता हूं, मान लो मैंने ये लिख दिया, अभ्यास लिख दिया। अब ये अभ्यास शब्द है, इसके अंदर मात्राओं की बात की जाए तो अ है। अ के अगर इस नियम के अनुसार बात की जाए तो ये क्या है? अ सिंगल है। उसके बाद में संयुक्त वर्ण आ गया, संयुक्त वर्ण में आ की मात्रा तो इसको तो एस से दर्शाया जाएगा, यानी दीर्घ मात्रा से गिना जाएगा, या गुरु मात्रा कह सकते हो आप, स को लघु मात्रा कह सकते हो। लेकिन यहाँ जो संयुक्त वर्ण आया है उससे पहले वाला अगर कोई भी अक्षर होता है उसको भी गुरु मात्रा से गिना जाता है, इसलिए इसको 1 नहीं, इसको भी डबल गिना जाएगा, यानी इसको भी ऐसे लिखा जाएगा। नियम में लिखा हुआ है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व यानी जो पहले वाला अक्षर होता है वो भी किस में गिना जाता है? वो भी एस से गिना जाता है, गुरु मात्रा के अंदर गिना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विसर्ग वाले जो भी अक्षर आते हैं, विसर्ग वाले जो भी शब्द होते हैं जिनके एक अक्षर के अंदर विसर्ग लगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रातः है, अतः है। अब यह प्रातः के अंदर तो आ की मात्रा लगी हुई थी, इसको डबल गिना ही जाएगा, लेकिन तय सिंगल है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं, लेकिन इसके साथ विसर्ग लगा हुआ है, इस विसर्ग की वजह से इसको भी डबल गिना जाता है। उसी प्रकार अब अतः में देखेंगे तो अ के साथ क्या है? कोई मात्रा नहीं, तो ये सिंगल है, और तय के साथ विसर्ग है तो क्या हो जाएगा? ये डबल गिना जाएगा। ये कितनी मात्रा हुई? ये 3 मात्रा हुई। ये कितनी मात्रा हुई? ये 4 मात्रा हुई। इस प्रकार मात्राओं की गणना की जाती है। ध्यान में रखिए, जो आपकी 11 मात्राएं होती है, कितनी मात्रा होती है? 11 होती है, ऐसे लेकर औ तक। इसमें 4 मात्राएं होती है जो लघु होती है। कौन सी होती है? लघु। कौन कौन सी होती है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बाकी जो 7 बच गए वो कौन से में आते हैं? वो गुरु मात्रा में आते हैं। उसके अलावा गुरु में क्या आता है? अनुस्वार लगा हुआ अक्षर आएगा तो वो गुरु में गिना जाएगा। उसके अलावा जो संयुक्त अक्षर होता है उससे पूर्व अगर लघु है तो भी उसको गुरु में गिना जाता है। इसके अलावा अगर जो विसर्ग लगा हुआ है उस अक्षर को भी किससे गिना जाएगा? उसको भी इस अपने 2 मात्रा से गिना जाएगा, यानी गुरु मात्रा से गिना जाएगा। तो ये आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, आज मैंने आपको क्या करवाया है? छंद करवाया है, छंद की परिभाषा करवाई है, छंद के अंग करवाए हैं, छंद के भेद बताए हैं, और जो मात्रा होती है वो किस प्रकार गिनी जाती है उसके बारे में मैंने बताया। आज की वीडियो के अंदर मैं इतना ही कराऊंगा, क्योंकि अगर इस टॉपिक को मैं पूरा करता हूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है, देखना इसको थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो है इसको यहां रोक के जो कल जो दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मात्रिक छंद होता क्या है, मात्रिक छंद के कितने प्रकार है, और उसको किस प्रकार उसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसके उदाहरण समेत मैं आपको वो चीजें करवाऊंगा। तो आज की वीडियो मैं यही समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आज जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो हमारा जो एनपीएस दुनिया वाली जो चैनल है उसके अंदर इस वीडियो को देखकर इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।